हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, पिछला मैंने जो 53 क्वेश्चंस कराए थे, ये मैराथन का क्वेश्चंस चल रहा है। एग्ज़ाम आपके पास में आ गया है, तो आप डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस एक तरह से एग्ज़ामिन देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरे पिछले पूरे वीडियोज़ में जाके देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पर, कोई भी टॉपिक लगभग छूटा नहीं है। वेस्टर्न का भी मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी जब कराई थी तो बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व कराया था। 20 का एमसीक्यूज़ होते थे। मॉक टेस्ट करके मैंने नेट जेआरएफ का करके रखा है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा नेट जेआरएफ के मॉक टेस्ट में, तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न मिल जाएगा और टीजीटी पीजीटी के मॉक टेस्ट में आपको इंडियन का मिल जाएगा मॉक टेस्ट। 2020 का मॉक टेस्ट है एक में, और बहुत ही सारे डीप में मैंने आंसर दिए हैं, तो बहुत ही डिटेल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं अपना नेक्स्ट मैराथन का पार्ट, जो कि 53 क्वेश्चंस पहले कराया था। अभी मैं 52 क्वेश्चंस कराऊंगी। 105 क्वेश्चन का ये 1-2 पार्ट रहेगा, और लगभग मैं ऐसे ही 50 क्वेश्चंस के मैराथन में डेली लेके आऊँगी सुबह सुबह। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मैराथन की क्लासेस कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 54, कपड़े पर चित्रित चित्रकला के मुख्य स्थल हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। कौन से हैं इसमें आपको बताना है। एक बार आप खुद से लगाया करिए आंसर, और उसके बाद में आंसर जैसे ही मैं आंसर देती हूँ आपको टिक अपने पेपर पेन लेके बैठा करिए और अपने आप को टेस्ट दिया करिए। आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। पिछली बार में लोग 53 क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों का 50 तक सही हुआ था। 52 भी सही हुआ किसी का पूरे के पूरे सही होते हैं, कुछ लोगों के कम होते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से लगे रहिए कि आपका कितना आपको अभी प्रिपरेशन करना है। ये वाला पेपर जो सॉल्व करा रही हूँ मैराथन का, स्टार्टिंग का है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें कला के मूल तत्व है, कुछ सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड पहले के क्वेश्चन थे। अभी कुछ टेक्निकल ही क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। आई होप इसका आंसर होगा 3rd नंबर का उदयपुर। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला के मुख्य स्थल उदयपुर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 उदयपुर हो जाएगा। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में कार्य किया जाता है। कोलाज विधि, भित्ति चित्र, बाटिक, फैब्रिक। तो कोलाज विधि आप जानते ही होंगे, पेपर को कट करके उसको पेस्ट करके बनाया जाता है। आप उससे कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं, आप किसी का पोर्ट्रेट भी यहाँ तक कि बना सकते हैं। भित्ति चित्रण आप समझ सकते हो, जो वॉल पे होता है, जिसको हम म्यूरल बोलते हैं। बाटिक चित्रण में मोम का प्रयोग किया जाता है। मोम को मेल्ट करके उस पर कई लेयर्स लगा के और कई बार कलर्स में डिप करके उसको डिफरेंट कलर के टेक्सचर, इस टेक्निक में भी लोगों ने पोर्ट्रेट बनाए हैं। तो इस तरीके से बाटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3rd इज़ द राइट आंसर। फैब्रिक चित्रण नहीं होता मोम से, कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा, हीरा। ठीक है। तो आप लोग टिक करते हुए जाइए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ग्रेफाइट। ओके। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाला चित्र कहते हैं इंटेग्लियो, लिथोग्राफी, कोलाज, ग्राफिक्स। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। अभी मैंने बताया कोलाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है। ज्यामितीय रूपाकारों किस लोक कलाएं आप जानते ही होंगे। लोक कला सांझी, अल्पना, मंडा, अघोरी, मधुबनी, गोंड आर्ट, ये सारी लोक कलाएं, फोक कलाएं होती हैं। तो सांझी, अल्पना, मंडना, अघोरी, इसमें कौन से कला में ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इज़ अल्पना में ऐसे कुछ ज्यामितीय आकारों को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ज्यामितीय आकारों को यूज़ करके इसको चित्रित किया जाता है। फिर इसमें भी फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। फिर इस तरीके से इसमें स्वास्तिक को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ज्यामितीय रूपों को अल्पना में यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है। लेखनी, कूची, शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं है।
इसका राइट आंसर कला और कलम। कला के अगर कलम की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा शैली। शैली को कहते हैं कलम। कला की कलम मीन्स कला की शैली। ओके, तो किस शैली, हमने शैलियों की बात भी की है, तो कला की से के कलम की से तात्पर्य उसकी शैली से होगा। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, यह किसने कहा था? स्यूरा, पिकासो, सेजान, मातिस। देखिए क्या होता है, टीजीटी में इंडियन आर्ट आते हैं, सिलेबस में यही दिया होता है कि इंडियन ही पूछेगा, पर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन कला एस्थेटिक्स में आ जाता है और वेस्टर्न के कला आर्ट एस्थेटिक्स में है। ये आना नहीं चाहिए। अगर सिलेबस में टीजीटी के दे रहा है कि वेस्टर्न नहीं पूछेगा तो नहीं देना चाहिए, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लास्ट ईयर के जो 2019 में जो हुआ था टीजीटी का एग्ज़ाम, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस वेस्टर्न से आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, यह किसने कहा था? स्यूरा, पिकासो, सेजान या मातिस। तो इसमें सारे जो है वो वेस्टर्न आर्ट के मॉडर्न आर्टिस्ट हैं। और इसमें किसने कहा था? तो सबसे पहले सेजान ने क्या किया था कि सेजान ने अपनी कला में मॉडर्न आर्ट को ले आया था। उन्होंने, जैसे पिकासो ने घनवाद का प्रादुर्भाव किया और ब्राक और पिकासो का नाम लिया जाता है, पर कहीं ना कहीं सेजान ने भी इसको स्टार्ट किया था। तो सेजान ने अपनी कला को कहा है कि मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, मतलब कि कला नई निकालता हूँ, मैं नई कला का खोज कर रहा हूँ, पर मैं पुराना हूँ, आदिम कलाकार हूँ। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर थर्ड है। थर्ड सेजान ने ये बात कही थी। ठीक है, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, बिना प्लास्टर की भित्ति या उपरोक्त सभी? दो तरह के इसका वो म्यूरल्स होते हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो। तो फ्रेस्को सेको जो होता है, आप लोग सेको से वो लगाइएगा, अनुमान लगाया करिएगा कि सेको मीन्स सूखी, शुष्क। आप उससे एक चीज़ को रिलेट कर लीजिए कि सेको से सूखी, शुष्क। ओके, तो शुष्क भित्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। और फ्रेस्को ब्रूनो जो होगा, वो ब्रूनो जो कहते हैं उसको गीली भित्ति के लिए, तो फ्रेस्को जो गीली भित्ति पे किया जाए उसको फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? वर्निश, अलसी का तेल, तारपीन का तेल, फेविकोल। ग्लेजिंग मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सिरेमिक पे हम ग्लेज करते हैं, जिसको शाइन करते हैं, जो हम कप वगैरह देखते हैं, कप वगैरह देखते हैं जो सिरेमिक्स के, तो उसमें एक अलग तरीके का शाइन होता है। तो वो ग्लेजिंग किस माध्यम का प्रयोग होता है? किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? वार्निश होता है, अलसी का तेल होता है, या तारपीन का तेल, या फेविकोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्निश। जब हम किसी भी पेंटिंग की ग्लेजिंग करते हैं, उसको शाइन देने का कोशिश करते हैं, तो उसमें हम वार्निश करते हैं। इनमें से किसे, क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं? जल रंग, गुआश, इम्पेस्टो और पेस्टल। इस तरीके से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से कौन पारदर्शी नहीं है और इसमें से कौन पारदर्शी है? जल रंग पारदर्शी नहीं होता है, पारदर्शी होता है, और गुआश, इम्पेस्टो और पेस्टल ये सारे अपारदर्शी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए फर्स्ट हो जाएगा। जल रंग पारदर्शी माध्यम होता है। किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? गायन, वादन, चित्रक, लेखन। गायन में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, इंसान उसे खुद से कर सकता है। लॉजिकली यही सही होगा, और गायन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पेस्टल चित्र को स्थायी बनाने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? वार्निश, पायस, फिक्सेटिव या तैल। तो पेस्टल चित्रों को किससे स्थायी बनाते हैं? पेस्टल क्या होता है? ड्राई पेस्टल जो होता है, आपने देखा होगा, हम ब्राउन शीट पे उसको एक पाउडर जैसा होता है, उसको
सॉलिड फॉर्म में पाउडर वो हमें मिलता है मार्केट में, बट वो होता है बिल्कुल पाउडर जैसा। तो उसको हम एक पेंसिल के तरीके से यूज़ करते हैं, बट उसको जब हम पेपर पे लगाते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और एक पाउडर की तरह वो फैल जाता है। उसको हम फिंगर से फैलाते भी हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है? फिक्सेटिव का। इसका एक अलग टाइप का फिक्सेटिव होता है जो कि आजकल स्प्रे बॉटल्स में आती है, तो उसको फिक्सेटिव हम यूज़ कर देते हैं, तब वो फिक्स हो जाता है। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। मोम द्वारा भित्ति चित्रण विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को, म्यूरल, एनकास्टिक या बाटिक? मोम द्वारा भित्ति चित्रण, यहाँ पर मोम द्वारा भित्ति चित्रण पूछा है, तो इसका राइट आंसर एनकास्टिक हो जाएगा। राइट आंसर इज थर्ड, एनकास्टिक। क्वेश्चन नंबर 63, गीली भित्ति पर चित्रण की विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको, वेट पेंटिंग, टेम्परा। ठीक है, आप लोग चेक अपना खुद से चेक करते हुए जाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फ्रेस्को ब्रूनो। अंडे के बाह्य पदार्थ वाले टेम्परा में किस प्रकार का धरातल अधिक प्रयुक्त होता है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना या गेरू? ठीक है, तो अंडे के बाह्य पदार्थ और टेम्परा में किस प्रकार के धरातल अधिक प्रयुक्त होते हैं? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना या गेरू? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। राइट आंसर इज फर्स्ट, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 69, वाद्य पदार्थ बाइंडिंग, जो बाध्य होता है बांधने के लिए, मीन्स कोई कलर को जब हम उसको टिकाऊ बनाने के लिए कोई बाइंडिंग अगेन यूज़ करते हैं, पदार्थ यूज़ करते हैं, तो वो किस तकनीकी में नहीं होता? पेस्टल, बाटिक, कोलाज या तैल रंग में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बाटिक। बाटिक में हम कोई भी बाइंडिंग आर्गेंट नहीं यूज़ करते। राइट आंसर इज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, किस विधा आर्ट फॉर्म में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है? वास्तु, मूर्ति, कोलाज, तैल रंग? ठीक है, तो किस आर्ट फॉर्म में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है? वास्तु, मूर्ति, कोलाज या तैल चित्रण में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। कोलाज में हम किसी भी तरीके की सामग्री यहाँ तक कि जब पिकासो ने घनवाद में कोलाज वाला टेक्निक यूज़ किया था, तो कहीं सुतली बांध लेते थे, कहीं टूटी हुई चेयर्स लगा देते थे, कहीं कुछ भी उन्होंने अपने पेंटिंग्स में कोलाज के माध्यम से उसको ऐड करके अपना जो भी अभिव्यक्ति होती है उसको वो लोग उसमें दर्शाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कोलाज में यूज़ कर सकते हैं। जल रंगों में वयन, टेक्सचर का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? मोटा, चिकना, पतला या खुरदुरा? जल रंग हम मोस्टली अगर हम लैंडस्केप वगैरह करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम मोस्टली हैंडमेड शीट जो आती है उसको यूज़ करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? खुरदुरा। क्योंकि जब हम जल रंग को खुरदुरे ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट आता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब कैनवस पे भी कोई पेंटिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ टेक्सचर देने के लिए हम उस पर जो आता है टेक्सचर वाइट वगैरह, और कुछ लोग फेविकोल से कुछ अलग अलग सी चीज़ें, जूट के बोरे और कॉटन का कपड़ा, ऐसे कुछ यूज़ करते हैं जिससे कि एक टेक्सचर आता है। तो वो कैनवस पे हम लॉन्ग लाइफ के लिए वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम पेपर पे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल प्लेन पेपर, बिल्कुल शार्प जो स्मूथ पेपर होता है उस पर अगर हम वाटर कलर करते हैं तो वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है और कलर को ऑब्जर्व नहीं करता, तो हम जितने दूर चाहते हैं उतने दूर को उसको नहीं यूज़ कर पाते। तो जो खुरदुरा वाला हैंडमेड शीट होती है उस पर जो जल रंग का प्रभाव होता है बहुत ही अच्छा आता है। आपने देखा होगा जब भी कोई एग्जीबिशन वगैरह होती है वाटर कलर की, और अगर लैंडस्केप से रिलेटेड वाटर कलर है तो वो मोस्टली हैंडमेड शीट पे होती है, जो कि हम पेपर की लुगदी को गला के और उसको प्रेस करके बनाते हैं। मार्केट में अवेलेबल भी होता है हैंडमेड शीट, तो उस पर यूज़ करते हैं हम। उस पर एक अलग तरीके का बाइंडिंग भी होता है जिससे कि कलर की जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म ना हो और नेचुरलिटी भी रहे और वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर खुरदुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस माध्यम के टेम्परा
तकनीक में प्रयुक्त किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीक में यूज़ किए जाते हैं? जल, टैंग, एक्रेलिक या उपरोक्त सभी? तो टेम्परा तकनीकी में कौन सा माध्यम यूज़ होता है? तो इसमें क्या होता है, टेम्परा में लगभग एक्रेलिक यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। आजकल इनमें से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? एक्रेलिक, तैल, जल या फ्रेस्को? ठीक है, तो आप इसका खुद से आंसर लगाते हुए चलिए। आजकल सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो एक्रेलिक होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाटर कलर की तरह हम भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल कलर की तरह। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो ऑयल कलर की होती है और दिखने में भी ये ऑयल कलर की तरह होता है। बट ऑयल कलर की प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम पेंटिंग करते थे तो उसको हमें एक कोट करके जब तक हम सूखने का वेट करते थे कि ड्राई हो जाए, उसके ऊपर हम दूसरा लेप लगाते थे या दूसरा कोट करते थे, तो उससे हमें ऑयल कलर को करने में बहुत ही टाइम लग जाता था, पर इफ़ेक्ट ऑयल कलर का बहुत ही सुंदर आता था। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसी चीज़ को अपने आत्मसात किया कि जो हमें ऑयल कलर का इफ़ेक्ट दे, ऑयल कलर की ड्यूरेबिलिटी हो, बट हम काम उसमें फास्ट कर सकें। हम तुरंत उस कलर को फैलाते हैं और तुरंत वो ऑब्जर्व कर लेता है, सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है और हम तुरंत उस पर दूसरा कोट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम कोई भी काम जहाँ पे हम ऑयल कलर में 5-6 दिन लगा लेते थे, 1-2 हफ्ते लग जाता था, क्योंकि 3 दिन लग जाता था ऑलमोस्ट सूखने में उसको। और आज हम क्या करते हैं कि एक ही पेंटिंग अगर छोटे से कैनवस पे कर रहे हैं तो हम उसको अगर लग के करते हैं तो एक दिन में भी हम फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से एक्रेलिक कलर आजकल कलाकारों का सबसे प्रिय माध्यम हो गया है। चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कलम, ये अगेन ये वाला क्वेश्चन आ गया 74 का, थर्ड शैली से होता है। राइट आंसर इज थर्ड। कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सब में मिलती है? रंग, गति, घनत्व या संतुलन? ठीक है, तो इसमें कौन सी विशेषता है जो कठपुतली, रंगीन कांच और बाटिक? तो कठपुतली में क्या होता है, बहुत ही कलरफुल बनाई जाती है। रंगीन कांच क्या होता है, बहुत ही कलरफुल, और बाटिक भी कलरफुल। तो रंग का इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रंग का सबसे ज़्यादा विशेषता मिलती है। भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग दृश्य उत्तम माने जाते हैं? धात्विक, वनस्पतिक, रासायनिक, जांत्विक? ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घात्विक। राइट आंसर इज फर्स्ट, घात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलिपि, कैलियोग्राफी किसकी शैली है? लिखने की, छपाई की, चित्रकला की, रेखांकन की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लिखने की। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है? नाग, कल, पाषाण, थानका, वर्ली पेंटिंग, नाथ द्वारा? इसमें धर्म से कौन सी कला नहीं है जुड़ी? इसका राइट आंसर आप लोग लगाते हुए चलिए। राइट आंसर इज थर्ड, वर्ली पेंटिंग हो जाएगा, क्योंकि नाग कला भी एक धर्म है। नाग से नागकल पाषाण, ये थानका भी और नाथ द्वारा भी हिंदू धर्म से है। वर्ली पेंटिंग जो है वो फोक आर्ट है, वो धर्म से रिलेटेड नहीं है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? सीडार, शीशम, यूकेलिप्टस या पीपल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडार। राइट आंसर इज फर्स्ट, सीडार। ये क्वेश्चन अक्सर आता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10 या 4? 15, 12, 10 या 4? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? राइट आंसर इज फर्स्ट, 15 डिग्री का दिखाई देता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। सिग्रेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरचकर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्पैचुला, पेचकस, लूप या स्टाइलस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइलस। सिग्रेफिटो जो होता है वो स्टाइलस से खुरच के किया जाता है। सिग्रेफिटो में पोर्ट्रेट भी बनाया जाता है। सिग्रेफिटो में बहुत सारे सारी चीज़ें लगभग जो हम पेन पेंसिल से बना सकते हैं वो सिग्रेफिटो में खुरच के बनाते हैं। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं बाटिक। ये अगेन एंड अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, थोड़े अलग तरीके के पूछ के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिर से बाटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं बाटिक ही कहेंगे इसको। हाँ, टाई एंड डाई और कोलाज तो नहीं होगा।
क्योंकि टाई एंड डाई में मोम नहीं लगता। वो टाई करते हैं पहले कपड़े को, कोई चना या कोई भी ऐसी चीज़ लेके उसको टाइट करते हैं, फिर उसको कलर में डिप करते हैं। तो जहाँ पे हम वो चीज़ बांधे नॉट लगाए रहते हैं वो कलर नहीं एब्जॉर्ब करता, तो वो एक अलग सा इफ़ेक्ट देता है। इस वजह से टाई एंड डाई में मोम का कोई प्रयोग नहीं होता, कोलाज में भी नहीं होता, बाटिक में ही होता है। बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रेलिक रंग, तैल रंग, उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो बाटिक में तैल रंग तो नहीं यूज़ होता है, तो इस वजह से एक्रेलिक और तैल उपरोक्त तीनों नहीं होगा, मोम हो जाएगा। राइट आंसर इज़ फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक में या जल रंग में? तो इसका राइट आंसर बाटिक हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाटिक को मोम लगा के एक ही कलर में डिप कर सकते हैं, उसको कई कलर में एक साथ में नहीं डिप कर सकते। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर, ये पूरी तरह से टेक्निकल आर्ट पे डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन। तो ग्राफिक की तकनीकी है रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट या उपरोक्त तीनों? तो जो ग्राफिक है, ग्राफिक टेक्निक ये किस पे कैसी है? रिलीफ की तरह होती है या इंटेग्लियो, फ्लैट या उपरोक्त तीनों? तो ग्राफिक प्रिंट जो होता है वो रिलीफ की तरह भी होता है। इंटेग्लियो जो हम एक टूल होती है उससे उस पर खुरच कर बनाते हैं, तो अंदर का पार्ट जब हम खुरच देते हैं और उसको हम फिर से जब हम प्रेस करके उसका प्रिंट लेते हैं तो अंदर का पार्ट नहीं आता है और बाहर का पार्ट जो होता है वो आता है। और कहीं कहीं जैसे कई ग्राफिक में बहुत सारी टेक्निक होती है, अंतः सतह उत्कीर्णन, बाह्य सतह उत्कीर्णन, और जो हम लिथोग्राफी कहते हैं वो समतल सतह उत्कीर्णन। इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ग्राफिक के। और फ्लैट पे भी वो होता है जैसे लिथोग्राफी। तो ये तीनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर इज़ 4 हो जाएगा, 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर का। लिथोग्राफी की खोज की थी, किसने की थी? आइजैक न्यूटन, रमन लियोनार्ड, ओलाय सेनफेल्डर या कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ओलाय सेनफेल्डर। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी? 18th, 14th, 19th, 20th? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी में लिथोग्राफी की खोज हुई थी। किसने की थी? ओलाय सेनफेल्डर ने की थी, ओलाय सेनफेल्डर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिंग के प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में डाला जाता है? एचिंग जो होता है, एचिंग के प्रथम रेखांकन के बाद पहली जब हम रेखांकन करते हैं और उसमें कॉपर को हम किस एसिड में डालते हैं? एसिड में डालने से पहले एक तरह से उस पर वैक्स को हम लगाते हैं, वैक्स उस पार्ट पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई भी ईचिंग का प्रभाव नहीं चाहिए होता, तो कलर को पूरी तरह से कलर से उस प्लेट को ढक देते हैं। और जहाँ पे हमें ईचिंग कराना है उस जगह पे हम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एसिड जो होता है वो प्लेट को कुछ नुकसान पहुंचाता है, उसको कट कर देता है। तो वो जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है नाइट्रिक एसिड। राइट आंसर इज थर्ड, नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? कॉपर प्लेट से कितने? 2, 1, 1000 से ऊपर, लगभग 1000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1000, 4th इज द राइट आंसर। बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में यूज़ होता है? प्यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स, वर्जिन वैक्स? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, जब सबसे ज़्यादा क्रैक्स जो आते हैं उसको लाने में पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज़ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एचिंग के टाइम? किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा या उपरोक्त में से कोई नहीं? एचिंग में प्रिंटिंग के समय जब हम प्लेट्स को एचिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब प्रिंट लेने जाते हैं तो कागज़ को थोड़ा सा नम कर देते हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, किंचित नम। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल या जल रंग? सबसे अच्छा जो होता है वो क्या होता है? आप लोग खुद बताते जाइए इसको। राइट आंसर इज़ 4, जल रंग। ओके, गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं लेती, आप लोग टेस्ट ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छे से देते हैं मुझे पता है, पर होता क्या है कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस देखे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर मैं 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ
और 50 क्वेश्चन कराने में बहुत सारे लोग जब आंसर देते हैं तो मैं उनके आंसर को रिप्लाई करूँगी। तो रिप्लाई करने में क्या होता है कि इन्होंने ये वाला दिया, इन्होंने ये वाला दिया, ये वाला दिया, ये वाला दिया, ऐसे बताने में और ऐसे बातें करने में बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। तो ऑनलाइन जो कर रहे होते हैं उसको तो चलो ठीक है, वो 1 घंटे 2 घंटे उस पर लग जाते हैं, लेकिन जो लोग बाद में उस वीडियो को देखते हैं मुझे लगता है उसको बहुत ही बोरिंग हो जाता है। इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहती। आप लोग खुद से ऑनेस्टली अपना टेस्ट यहाँ पर दे लिया करिए। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है कि आपका 50 क्वेश्चन 53 क्वेश्चन मैंने पिछली बार 30 मिनट्स में ही करा दिए थे। तो इस तरीके से आपका एक कम टाइम में आपका क्वेश्चन ज़्यादा तैयार हो जाता है। ठीक है, गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। आदिकाल में, पाश्चात्य रेनेसां चित्रों में, भारतीय रेनेसां काल में, उपरोक्त तीनों में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल में। गेरू का प्रयोग चित्रण हुआ है आदिकाल में। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, उपरोक्त तीनों में। तो फ्रेस्को जो होता है वो तीनों में होता है, जैसे किंचित नम भित्ति पर भी हो जाता है और सूखी। तो फ्रेस्को सिर्फ पूछ रहा है यहाँ पे, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो नहीं पूछ रहा है। तो इस वजह से किंचित नम भित्ति पर भी होता है, गीली भित्ति पर भी होता है और सूखी भित्ति पर भी होता है फ्रेस्को। ठीक है, तो इस वजह से तीनों को अलग अलग नाम दे दिया गया, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो। भित्ति चित्रण की विधि नहीं है। क्या है? फ्रेस्को सेको, टेम्परा या ब्रोकन कलर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोकन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? अजंता से, फ्रेस्को से, 18वीं शताब्दी से, राजपूत शैली से। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? तो लॉजिकल अगर आप देखें तो भित्ति चित्रण हम कहाँ से पढ़ते हैं? अजंता से पढ़ते हैं। तो अजंता हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर 1 हो जाएगा राइट आंसर। भित्ति चित्रण की विधा है टेम्परा, फ्रेस्को, सिग्राफिटो या उपरोक्त तीनों। तो भित्ति चित्रण की प्रथा जो है वो तीनों है। टेम्परा भी भित्ति चित्रण में होता है, फ्रेस्को भी होता है, सिग्राफिटो भी होता है, खुरच के भी बनाया जाता है भित्ति पे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। सिग्राफिटो विकसित हुई कहाँ पर? विकसित हुई भारत, यूरोप, चीन या जापान में। राइट आंसर इज सेकेंड, यूरोप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परत में कार्य किया जाता है तैल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में, एक्रेलिक में। एक परत में किस पे काम किया जाता है? तैल रंग में। तैल रंग पे कई परतों में यूज़ किया जाता है। पोस्टर रंग में, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग या जल रंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टर, क्योंकि पोस्टर जो होता है वो हम जब पोस्टर कलर पे हम बार बार रब नहीं कर सकते, बार बार उस पर ओवरलैपिंग कलर नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब हम कार्य करते हैं तो एक ही कलर पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है किसमें? तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में या उपरोक्त तीनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों में। राइट आंसर इज 4, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। वार्ष चित्रण का प्रारंभ भारत में किया। वार्ष चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया था? शारदा उकील, गगनेंद्रनाथ एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर है यहाँ पर। तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक जापानी कलाकारों से सीखी और भारत में स्टार्ट किया था। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी को ड्राई द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साइजिंग, प्राइमिंग, वार्निश या माउंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कर देते हैं उसको। जब हम पेंटिंग करने जाते हैं तो एक टेप लेकर इसको ऐसे ऐसे हम माउंट कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा वो वाला एरिया टाइट रहता है, हम कितना भी वाटर कलर करें वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएँ हैं ब्रिस्टल, मॉप, सेबल या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। सेबल हेयर से हम जल रंग करते हैं, जो कि तुलिका हमारा सेबल वाली जो तुलिका होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जल रंग मिलते हैं ट्यूब में, टिकिया में, शीशी में, ये तीनों में मिलते हैं। राइट आंसर इज़ 4। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्बन रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित पशु जगत, कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित पशु जगत से निर्मित, वानस्पतिक जगत से निर्मित, उपरोक्त तीनों से।
कार्बनिक रंग कैसे होते हैं? ये तीनों से रिलेटेड होते हैं। तो रासायनिक तत्व से भी बनते हैं, पशुओं से भी बनते हैं, वनस्पति जगत से भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 105 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट मैराथन के क्वेश्चंस और लेके आऊँगी। टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। अभी ये था कला के मूल तत्व, कला की जो टूल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स और सारी चीज़ों से था इसमें क्वेश्चंस। कुछ स्टार्टिंग के जो 53 क्वेश्चन थे वो उसमें कुछ एस्थेटिक्स था, सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो मे बी प्री हिस्टोरिक से आ जाए, या जो भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लूँगी। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन लेते रहिए और देखते रहिए कि आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। बहुत ही कम टाइम है, आप लगे रहिए, अपने प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।